शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की बात संभल से हो रही है और लगातार हर सेक्टर से हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, बिजनेस यहाँ कैसे आए क्योंकि रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उन तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि आपको जनता बार बार चुनती तो है, लेकिन संभल जिला क्यों पिछड़ा हुआ है। अब देखिए हमारे साथ शिक्षा क्षेत्र से तमाम मेहमान जुड़ गए। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मनोज गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। शिक्षा के क्षेत्र में अनूप जी अगर हम बात करें, संभल में अभी उतनी संभावनाएं जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, संभल में संभावनाएं क्यों नहीं है, बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो हो सकता है बड़े शहरों से तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं संभल डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत काम कर सकते हैं और बहुत ज़रूरत भी है इसकी। नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं है अगर हम कहें तो। एजुकेशन सेक्टर में पिछड़ा क्यों? क्या सरकारों का ध्यान नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप पुराने 5-6 सालों का अध्ययन कीजिए तो बहुत बड़ा अंतर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे संभल डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। चाहे वो निजी स्कूलों ने किया है, चाहे वो सरकारी स्कूलों में भी परिवर्तन हुए हैं। मनोज जी, आप सिल्वर स्टोन स्कूल के चेयरमैन हैं। सर, क्या खासियत है आपके स्कूल में और कैसी अपनी जर्नी देखते हैं आप? सर, हर स्कूल में कुछ ना कुछ खासियत होती है, और जो उस स्कूल का केयर टेकर होता है, बेसिकली हम लोग अपने आप को मैनेजमेंट नहीं मानते, हम लोग स्कूल के केयर टेकर हैं। हम अपने उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि स्कूल में एक एजुकेशन इस टाइप से प्रोवाइड की जाए जिससे कि जो हमारे समय में हमें एजुकेशन ना मिले वो आज की डेट में इन बच्चों को सीबीएसई के माध्यम से मिले। अगर आप मेरी बात करें, जीके सिल्वर स्टोन सीनियर सेकेंडरी अब बन चुका है, पहले हाई स्कूल तक था ये। हम लोगों ने सिर्फ स्कूल इसलिए लगाया कि यहाँ पर जहाँ मेरा स्कूल है इसके आसपास कोई भी सीबीएसई स्कूल नहीं था। एक स्कूल बहुत ओल्ड है, 92 एस्टैब्लिश्ड है आरआर के स्कूल, एंड सारी जनता उधर ही भागती थी, तो सोचा कि भाई इस स्कूल भी हम अपना प्रांगण में लगाएं। हर स्कूल का मैनेजमेंट ये चाहता है कि एजुकेशन एक प्रॉपर दी जाए बच्चों को, और इसीलिए हमने इस स्कूल को लगाया। पुरी जी, अगर आपसे चर्चा करें, न्यू सत्यम अकेडमी सर आप चलाते हैं, आपके अकेडमी की क्या खास बात है और कैसे जुदा और कैसे आप संभल का भविष्य संवार रहे हैं उसके जरिए? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं जी ग्रुप का ही थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि 2006 में चंदौसी के अंदर पहला ब्रांडेड स्कूल किड्जी के नाम से मैंने यहाँ पे खोला था, जो जी ग्रुप से ही बिलोंग करता है, और आज 15-16 सालों में वो न्यू सत्यम एकेडमी के नाम से आपके सामने है। जहाँ तक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो अनूप जी ने कहा कि सारी संभावनाएं हैं। अगर आप मेट्रोज और टाउनशिप में बात करें तो जो मेट्रोज में प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज वो टाउनशिप वाले भी कर रहे हैं। चंदौसी में भी आपको वो फैसिलिटी मिल सकती हैं और मिल रही हैं जो मेट्रोज में आपको मिल रही हैं। फर्क है पेइंग कैपेसिटी का, ये सभी लोग आप सब सहमत होंगे। और एकेडमिक जो दिल्ली, मुंबई, पूना, बेंगलोर में जो चल रहा है, गवर्नमेंट एनईपी लेकर आई है, एनईपी को लेकर दिल्ली वाले भी कॉन्शियस हैं, हम भी कॉन्शियस हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को ढाल रहे हैं। बच्चों को नई नई एजुकेशन, नए नए एक्सपेरिमेंट उनके साथ कराए जा रहे हैं जिससे कि वो compete कर सकें दिल्ली, बेंगलोर, पूना जैसे बच्चों के साथ। थैंक यू। अनूप मंगलम जी, अगर हम बात करें आपके, क्योंकि एम वर्ल्ड स्कूल आप देखते हैं, सर आपकी स्कूल की क्या खासियत है? और अगर कोई यहाँ आपको लोग सुन रहे हैं या आपको जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, वो आपका स्कूल क्यों चुने, उनके अभिभावक आपका स्कूल क्यों चुने? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी भूमिका को बहुत जिम्मेदारी वाली भूमिका मानता हूँ, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कों वगैरह से नहीं होती है। जो वहाँ के लोग हैं वो शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, उनसे उनकी पहचान है।
तो जो हमारा काम है वो देखा जाए तो पूरे देश के लिए काम है। अब जो बच्चों को शिक्षा देने का मैटर है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमें इस पे काम करना होता है। तो हमारी एक रिसर्च टीम है, उसमें हम पहले पूरा हर चीज़ों को रिसर्च करते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मेरी शिक्षा खुद सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी और एक सुलेख की कॉपी बनती थी, तो उसमें हम मतलब सुलेख करते थे। अब मेरी आयु 50 वर्ष है और पिछले 20-30 वर्षों से मुझे कोई ध्यान नहीं मैंने एक लेटर भी लिखा हो। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम बोल के टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर में और वो लेटर प्रिंट हो जाता है। लेकिन आज का जो शिक्षा का परिवेश है, जो सरकारी नीतियां हैं, उनकी अगर बात करोगे तो वो सिस्टम वैसे ही चल रहा है, सुलेख वाला ही चल रहा है। माता पिता के मन में भी यही है और हमारे मन में भी यही है कि बच्चों का लेख अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप आउटपुट की बात करेंगे, शिक्षा बच्चों को इसीलिए दी जाती है कि वो अपने जीवन में उसे प्रयोग में लाएं। अब जब प्रयोग में लाने का नंबर आएगा तो वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए उपयोगी हो जो आज हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है जो हम सिखा रहे हैं वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है। उस आधार पर हमारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम सरकारी नियमों को मानते हुए और भविष्य का बच्चों का विजन देखते हुए एक ऐसा समावेश बच्चों को दें जो उनके भविष्य में काम में भी आए और फिलहाल उनकी शिक्षा बेहतर रहे। तो मेरा जो रहता है विजन वो यही रहता है कि बच्चों के आउटपुट के साथ हमें शिक्षा में परिवर्तन करना है और जिस पे किसी को आक्षेप भी ना हो। ठीक है मनु जी, अगर बात करें, देखिए अभी कोरोना को लेकर अलर्ट है और कोरोना में सबसे ज्यादा बच्चों ने सफर किया, चीजें बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में क्योंकि उस अलर्ट के बाद आप लोग भी अलर्ट हुए हैं, और क्या प्लानिंग आपकी अभी से चलने लगी है? फिर जहाँ तक कोरोना का सवाल है, जब कोविड आया था तो सभी स्कूल्स ने अपना एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर के लिए गए थे। हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन हमने सब लोगों ने चलाई थी। किसी ने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। सेम हमने भी एक सॉफ्टवेयर अलग से यूज़ किया था जिसमें टोटली बच्चों को एजुकेशन प्रॉपरली हम दे सकें। अगर इस समय भी कोविड आता है, जैसा डॉक्टर श्याम ने बताया कि भारतवर्ष में संभावना कम है, लेकिन अगर आता है तो हम उसी बेस पे सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार उस कोविड एजुकेशन को अपनाने के लिए तैयार रहे हैं और प्रतिबद्ध भी हैं, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन खराब ना हो, उनको लगातार एजुकेशन मिलती रहे और उनका पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। सर अगर बात करें, आप किस विजन के तहत काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्कूल के जरिए, और क्या प्लानिंग लेकर चलते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है जिससे आपके बच्चे टॉप कर सके, आगे बढ़ सके और आपके स्कूल का भी नाम रोशन हो सके? सर जहाँ तक विज़न की बात करें तो मैं एक ऐसे शख्स की संतान हूँ जिन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसा आपने अभी बोला था, डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता, उनकी आज पुण्यतिथि भी है। उन्होंने जितना मेहनत अपने समय में की है, मात्र 20 रुपए के प्रिस्क्रिप्शन पे वो काम करते थे, पेशेंट को देखते थे, एंड एंड ऑफ द लाइफ वो मैक्सिमम शायद 100 रुपीज़ तक रहे। तो जो मेरा विज़न है या उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है या वो मेरे पिलर हैं, मेरा विज़न भी ये है कि कम फीस के स्ट्रक्चर पे हम बच्चों को एजुकेशन दें और वो एजुकेशन दें जो उनको मुरादाबाद या कहीं दिल्ली में मिल रही है। कोई भी कमी हम अपने यहाँ नहीं छोड़ते हैं। बेस्ट फैकल्टीज़ हम लोग अडॉप्ट करते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर बात करें स्पोर्ट्स की, वह भी देते हैं। प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम रखते हैं जिससे कि बच्चों को हर फील्ड में उनको एक डिफरेंट तरीके से माहौल बन सके और उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। पुरी जी, आप किस विजन के तहत काम कर रहे हैं सर, जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके? और दूसरा, मैं एक और सवाल उसमें जोड़ता हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स की क्या दिक्कत है शिक्षा के क्षेत्र में, जो सरकार को आप हमारे मंच से सुझाव देना चाहिए? मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली रही है, यहाँ पे जो चंदौसी के लोग हैं जानते हैं। उसके बावजूद भी मैंने अगर स्कूल खोला है तो मेरा मोटो है एजुकेशन। एजुकेशन देना, चाहे पैसे से या फ्री में। मेरा मोटो है बच्चे को पढ़ना चाहिए आज के टाइम में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। रही बात गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर में, सपोज एक टीचर आप रखते हैं, वो टीचर इस मोटो से आता है कि मुझे आगे अपने कंपटीशन देने हैं,
बीटीसी करना है, बीएड करना है, एमएड करना है, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब, उसका एक लालच होता है गवर्नमेंट जॉब का। तो जितना अच्छा ब्रेन होता है वो तो गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है। प्राइवेट स्कूल के लिए फिर क्या बचता है? तो कम से कम अब गवर्नमेंट अगर उनको प्रोवाइड कर रही है कि 50,000 दे रही है, 60,000 दे रही है, 80,000 दे रही है, देने को हम भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद अच्छा ब्रेन तो गवर्नमेंट स्कूल में चला गया और हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो मेरा गवर्नमेंट से बस थोड़ा सा ये है कि वो भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स को वो अडॉप्ट कर रहे हैं या इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उनको भी गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करने के लिए हमें प्रोत्साहन करें। कि सपोज मेरा स्कूल रामबाग रोड कैथल गेट में है और कैथल में कोई प्राइमरी स्कूल है जो नहीं चल पा रहा है या जिसमें बच्चे कम हैं, उसमें सैलरी तो टीचर को सभी गवर्नमेंट दे ही रही है, बट पढ़ाई तो फिर भी नहीं करा रहे। सर आप तो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। पहले ही अभिभावक प्राइवेट स्कूलों पर तोहमत लगाते हैं कि इनका प्राइवेट स्कूलों का जो मोटो है वो माल बनाना होता है, और फिर आप कहेंगे अब तो ये सरकारियों में भी दखल दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल जैनुइन है। प्राइवेट स्कूल का जो मोटो होता है वो माल बनाना होता है, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते? प्राइवेट स्कूल में ही क्यों आते हैं? और प्राइवेट स्कूल में भी उसमें भी वो कतई सब्जी मंडी की तरह बात करते हैं कि वो स्कूल इतना चार्ज कर रहा है, आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो वो भी देखना चाहिए हमें। अगर मेरे हाथों में दोनों लड्डू लेके नहीं चलूंगा तो कैसे मैं compete कर पाऊंगा? कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइए, मैं तो आपको नहीं बुलाने जा रहा, आप खुद मेरे पास आ रहे हैं। जी प्लीज। एक बड़ा सवाल है, जिस तरह हम बात करें अनूप जी, ये पेरेंट्स के जहन में होता है। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अरे जब भी कोई बात आती है, कोई चार्जेस लगता है, अरे यार फिर मांग रहे हैं पैसे, यार ये लूटने का वो एक तोहमत लगती है प्राइवेट स्कूल पर। वो लोग जो आपको सुन रहे होंगे उनको आप क्या कहेंगे कि वाकई में हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं और हम इतना नहीं कमा रहे हैं जितना लोग बाहर से देखते हैं, और सरकार को आप कोई सुझाव? सर देखिए, अगर आप मेरे दिल की बात पूछेंगे तो इंटर तक सभी बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसे ये नहीं पता था कि उसका बच्चा, उसके पिता रईस हैं या गरीब है। तो इंटर तक अगर निःशुल्क शिक्षा रहेगी तो बच्चों को मौका मिलेगा अच्छे स्कूलों में पढ़ने का। अभी क्या हुआ कि इंडिया में चूंकि सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे थे, इसलिए निजी स्कूल संचालक आगे आए और उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। लोगों को बेहतर लगी इसलिए उन्होंने उसका चुनाव किया। अभी क्या हो रहा है, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 500 रुपये महीने में या 500 रुपये 1000-2000 रुपये साल में आप पढ़ा सकते हैं चंदौसी के अंदर। और मसूरी के वुड स्टॉक की बात करेंगे तो 18.5 लाख रुपए की फीस है 1 साल की। अब मैं पेरेंट हूँ, मैं ये चुनाव करता हूँ कि मैं जो है 2000 वाले स्कूल में पढ़ाऊँगा और मेरी जेब में 1000 रुपये है, तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन गलत है। अगर मेरी जेब में 1000 रुपये है तो मुझे 1000 वाला चुनाव करना है। अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपये है, मुझे 1 लाख वाला चुनाव करना है, कोई भी विद्यालय हो वो। अगर चूंकि यहाँ की स्थिति ऐसी है, अगर सरकार बेहतर शिक्षा देती तो कोई निजी स्कूल वैसे ही नहीं होता। बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व में जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए अगर मेरे दिल की बात करें। सर सरकार के लिए आपका कोई सुझाव हो शिक्षा के क्षेत्र में संक्षेप में? सरकार पहले अपना स्कूल्स, जितना उनके स्कूल्स हैं उन्हीं को संभाल लें, वो तभी प्राइवेट को देख पाएंगे। पहले वो सरकारी स्कूल्स को संभाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अगर वो नहीं पढ़ा तो अपने बच्चे को अपने ताकत से भी ज्यादा पढ़ाए। अगर उसकी अर्निंग होती नहीं है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिक्षा के